एक दिन सुबह सुबह चाचा चौधरी उठकर बैठा ही था कि संपत और चंपत आते दिखाई दिए। संपत, वह देखो चाचा चौधरी बैठा है, आओ उसके पास चलें, शायद वही कोई हमारी बीमारी का इलाज बताए। चाचा जी हमें बचाओ, हमारी बीमारी का कोई इलाज करो, नहीं तो हम मर जाएंगे। मगर चंपत और संपत, तुम्हारी बीमारी का भी तो कुछ पता चले। हमारे दिमाग के कुछ पेज ढीले हो गए हैं और अब हमें कुछ याद नहीं रहता। हम हर बात को जल्दी भूल जाते हैं। लोग हमें भुलक्कड़ कहकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। यह कोई बीमारी नहीं, तुम एक बात को दोहराते रहो, वह तुम्हें याद हो जाएगी, फिर कोई तुम्हें भुलक्कड़ नहीं कहेगा। यह लो चिट्ठी, जाकर लेटर बॉक्स में डाल आओ, मगर याद करके दोहराते रहना। तुम बाजार तो जा रहे हो, इस थैले में सब्जी लेते आना। सब्जी लानी है और चिट्ठी डालनी है, सब्जी लानी है और चिट्ठी डालनी है। वाह, चाचा चौधरी ने भुलक्कड़पन दूर करने का अच्छा तरीका बताया है। लो भाई, सब्जी इस थैले में डाल। चलो, एक काम तो हुआ। आओ अब इस चिट्ठी को इस लेटर बॉक्स में डाल दें। यह गई चिट्ठी लेटर बॉक्स में। चंपत भाई, आओ अब वापस चलें। हम दोनों में से कोई काम नहीं भूले, भुलक्कड़पन का इलाज हो गया। चाचा चौधरी को दुनिया का सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी यूं ही नहीं कहते। चाचा जी, हम दोनों काम पूरे कर आए। अच्छा, लाओ, मेरी सब्जी कहाँ है? यह लो। हैं? लेटर बॉक्स? मेरा थैला कहाँ है? अरे, वह तो मैं वहीं भूल गया। उन दोनों की बातें सुनकर साबू की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। तुम भुलक्कड़ के भुलक्कड़ रहे। तुम्हें लोग भुलक्कड़ कहकर चिढ़ाते हैं तो क्या हुआ? मैं तुम्हें ऐसा हुनर सिखाता हूँ जिससे लोग तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। यह कला है आसमान से पैराशूट से कूदने की। लोग तुम्हारी करामात देखकर दंग रह जाएंगे और वाह वाह करेंगे। जब मैं तुमसे कहूँ फौरन कूद जाना। ठीक है चाचा जी। संपत चंपत तैयार हो? तैयार हैं तो कूद जाओ। 1 2 3, लो कूद गए। वाह, ये तो सचमुच बड़े मज़े का खेल है। मैं जरा पलट कर देखूं वे खुद भी हैं या नहीं। हैं? मैं यह क्या देख रहा हूँ? कोई यह नहीं कह सकता कि डर के मारे हम कूदे नहीं। लेकिन यार, लगता है हम फिर कुछ भूल गए। ओह, अब याद आया, पैराशूट। मारे गए, बाप रे। समुद्र में गिरने से चलो जान तो बची। यह भुलक्कड़पन एक दिन हमारी जान ले लेगा। वह देखो चाचा चौधरी हमारे इंतजार में खड़ा है। सब जब घर पहुंचते हैं। तुम्हारी बीमारी सचमुच गंभीर है। रतलाम में मेरा एक दोस्त नीम हकीम रहता है, उससे मैं मशवरा करके आता हूँ। ठीक है, हम आपको गाड़ी पर चढ़ा कर आते हैं। चौधरी दौड़ो, गाड़ी छूटने ही वाली है। और थोड़ी देर में ही गाड़ी प्लेटफार्म को छोड़ने लगी। अरे अरे रे, गाड़ी रोको, बहुत भारी गलती हो गई। ए भाई, क्यों शोर मचा रहे हैं? तू ठीक ठाक तो गाड़ी में बैठा है, सारा सामान भी आ गया है, फिर क्या तकलीफ है तुझे? हम भूल गए कि हम गाड़ी चढ़ने नहीं, गाड़ी चढ़ाने आए थे। जिसे गाड़ी में जाना था वह तो प्लेटफार्म पर ही रह गया। चंपत और संपत की बातें सुनकर पैसेंजर जोर जोर से हंसने लगे। वाह, मैं ऑल इंडिया भुलक्कड़ एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में था जो भारत का सबसे बड़ा भुलक्कड़ हो। वह मुझे आज मिल गया। भारत का सबसे बड़ा भुलक्कड़ होने के नाते हमारी एसोसिएशन की तरफ से यह लो 1 लाख का चेक। तभी गाड़ी रुकी। अच्छा,
मेरा तो स्टेशन आ गया। धन्यवाद। अरे वाह, मार दिया पापड़ वाले को। आखिर हमारा भुलक्कड़पन भी फल गया। अरे गाड़ी रुकी और चल दी, पर हम उतरना ही भूल गए। अरे ये क्या उतरना, अब हम लखपति बन गए हैं। बम्बई चलते हैं, रेखा और जीनत से मिलकर आएंगे। तभी उनका ध्यान चेक की तरफ जाता है, लेकिन यार गड़बड़ हो गई। लगता है चेक देने वाला खुद एक बड़ा भुलक्कड़ था। इस पर वह हस्ताक्षर करना ही भूल गया। मारे गए। अरे बाप रे, टिकट चेकर भी आ गया। टिकट? आपका टिकट? टिकट तो हमारे पास नहीं है, हम भूल से गाड़ी में चढ़ गए। सब यही कहते हैं। चलो आओ, अगले स्टेशन पर तुम्हें जेल के दर्शन करवाता हूँ। बुरे फंसे या भुलक्कड़पन ले डूबा। अब तो चाचा चौधरी हमें जमानत पर छुड़ा सकते हैं। चाचा जी, इस बार रामलीला में हम चाची को सीता का रोल देना चाहते हैं। अच्छा, लो भगवान, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी किस्मत खुल गई। आज रामलीला का फिल्मों का ऑफर मिलेगा। अजी हटो भी, तुम्हें तो हमेशा मजाक सूझता है। पंडित जी, मेरे लिए भी जगह रखना, मैं भी रामलीला देखने आऊँगा। जरूर। रामलीला शुरू होती है। हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को हिरण के पीछे गए हुए बहुत देर हो गई, वह अभी तक नहीं लौटे। आप फिक्र न करें, मैं अभी उन्हें खोज कर लाता हूँ। दर्शकों में झटकू यटकू भी बैठे थे। अरे झटकू, सीता के सोने के जेवर हथियाले तो बचकर माल माल हो जाएंगे हम। तू ठीक कहता है, मैं जाता हूँ। झटकू मेकअप रूम में गया, जहाँ रावण भिखारी के भेष में बैठा था। उसने रावण के सिर पर पीछे से वार किया और स्टेज पर जाकर रावण सीता को ले उड़ा। कमबख्त बड़ी भारी है। जंगल में पहुंचकर सारे जेवर उतार कर मेरे हवाले कर दो, मैं असली रावण नहीं हूँ। होश में आते ही असली रावण स्टेज पर आया। गजब हो गया, डाकू सीता को ले उड़े। चाचा जी, चाची की जान खतरे में है। फिक्र मत करो, डाकू के पांव के निशान मुझे उस तक पहुंचा देंगे। आओ चौधरी, अच्छे मौके पर आए। अब अगर इसने जल्दी से जेवर ना उतारे तो दोनों को गोली मार दूंगा। नहीं नहीं, मेरे पति को कुछ मत कहना। ये लो, मैं सारे जेवर उतार कर तुम्हारे आगे रखती हूँ। वाह। तभी चाचा चौधरी भीमलट से उसके सिर पर वार कर देता है। बेवकूफ़, इस पीतल के जेवरों के पीछे तुमने रामलीला का सारा मजा किरकिरा कर दिया हैं। तो क्या ये जेवर नकली हैं? और एक बात हमेशा याद रखना, नाटक और फिल्म में कोई चीज़ असली नहीं होती। आज का अखबार धोखाधड़ी और लूटमार की खबरों से भरा पड़ा है। न जाने लोगों का ईमान दिनों दिन क्यों गिरता जा रहा है। चाचा जी, मेरी कुछ मदद कीजिए, कई दिनों से बेकार हूँ। अरे भाई, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? मैं टैक्सी चलाता था, एक एक्सीडेंट में मेरे एक हाथ की हड्डी टूट गई। हड्डी जुड़ने में 6 महीने लग जाएंगे। सचमुच तुम्हारी मदद की जानी चाहिए। इस गत्ते के डब्बे में ढेर सारा सोना रखा है। पूरा डब्बा उठाकर घर ले जाओ और बाकी की उम्र चैन से बिताओ। वह एक हाथ से डब्बा उठाने की कोशिश करता है, पर डब्बा उससे नहीं उठता। एक गरीब के साथ मजाक। इतना भारी डब्बा मैं एक हाथ से कैसे उठा सकता हूँ? अगर मेरा दूसरा हाथ ठीक होता तो बात कुछ और थी। तुम्हारी किस्मत में सोने से भरा हुआ डब्बा नहीं है। यह लो 500 रुपये, इनसे काम चलाओ। दानवीर चाचा चौधरी जिंदाबाद। मेरा हाथ टूट होने के कारण उसने 500 रुपये से मेरी मदद की।
अगर उसका एक हाथ टूटने से उसे 500 रुपये मिल गए तो क्यों ना मैं अपने दोनों हाथ तोड़ लूँ। वह भी चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा जी, मैं नत्थू ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रकों की एक भिड़ंत में मेरे दोनों हाथों की हड्डियाँ टूट गईं। मेरी कुछ मदद कीजिए। नत्थू, यह डब्बा सोने से भरा पड़ा है, इसे उठाकर ले जाओ और अपनी बाकी उम्र चैन से बिताओ। वह जाकर डब्बा उठाता है। चाचा चौधरी ने सोने से भरा डब्बा मुझे दे दिया क्योंकि मेरे दोनों हाथ टूटे थे। तभी साबू चाचा चौधरी के पास दौड़कर पहुंचता है। चाचा जी, नत्थू ड्राइवर ने आपको बेवकूफ़ बनाया। अगर उसके हाथ टूटे होते तो वह इतना भारी डब्बा कैसे उठा सकता था। साबू, पता नहीं किसने किसको बेवकूफ़ बनाया। नत्थू ड्राइवर डब्बा लेकर अपने घर पहुंचता है। भगवान, लो सोने से भरा डब्बा लाया हूँ। अच्छा, लाओ, खोलो और सारा सोना बाहर निकालो। जैसे ही वे डब्बा का ढक्कन खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ओह, पत्थर! इन्हें मारो अपने सिर पे। नत्थू की बेगम कहती है। हलाकू, इतनी लंबी तलवार? यह दुनिया की सबसे लंबी ही नहीं बल्कि सबसे तेज धार वाली तलवार भी है। यह हर चीज़ को काट सकती है, पत्थर को भी। देखो, हलाकू की तलवार इस मकान को खरबूजे की तरह काटती चली गई। लेकिन क्या यह चाचा चौधरी का सिर भी कलम कर सकती है? मजाक मत करो धमाका सिंह। अगर वह सिर लोहे या पत्थर का बना है तो भी वह इस तलवार के सामने चुनौती नहीं। बस चाचा चौधरी इस तलवार के वार की सीमा में आना चाहिए। तो आओ मेरे साथ। उधर साबू, तुम्हारी चाची को रेत चाहिए थी, तुम जाकर वह ले आओ। ठीक है चाचा जी, मैं बाजार से अखबार खरीद कर पहुँचता हूँ। चाचा चौधरी आ रहा है, मैं उसे बातों में लगाता हूँ, तुम पीछे से वार कर देना। चाचा जी, कहाँ भागे जा रहे हो? आज हाकर अखबार डाल कर नहीं गया, बाजार से खरीदने जा रहा हूँ। अखबार पढ़े बिना चैन नहीं आता। मेरा अखबार पढ़ लीजिए, यहाँ बैठकर। पेड़ की छाया में बैठकर पढ़ना सुरक्षित है। हा हा, वह मेरी तरफ पीठ करके बैठ गया है। बस अब एक हाथ और, काम तमाम। वह तलवार लेकर जैसे ही चाचा चौधरी के पीछे पहुंचता है और तलवार मारने लगता है, पर देख नहीं पाता कि पेड़ की एक टहनी उसके तलवार के बीच आ जाती है। खटाक! पेड़ की टहनी कटकर उसी के ऊपर गिर पड़ती है। बचाओ! जमट, मैंने जल्दी पैसा कमाने का एक रास्ता खोज निकाला है। कैसे बखीज? मैंने यह मशीन ईजाद की है। जब कोई राहगीर सड़क पर आता है तो उसकी एरियल में आवाज़ होती है। मैं एकदम बटन दबा दूंगा और वह धुआं निकलेगा जिससे राहगीर बेहोश हो जाएगा। बखीज, आवाज़ हो रही है, मैं बटन दबाता हूँ। यह सारा पैसा बैंक में जमा कराना है। तभी पाइप से तेज धुआं निकलने लगता है। ओह! मशीन की घड़ी में से आवाज़ आने लगती है। टिक टिक। चाचा जी, आप बहुत पीछे रह गए।
साबू नया जूता काट रहा है, इसलिए जल्दी चल नहीं पा रहा। जैसे ही वह मकान के करीब पहुंचते हैं, धुआं एक बार फिर साबू को घेर लेता है। इस मोहल्ले के लोग कैसे हैं जिनकी अंगीठियां इतना धुआं छोड़ती हैं? अरे, इस पर तो धुएं का असर नहीं हुआ। अगर यह धुएं से बेहोश नहीं हुआ तो मैं इसे लाठी से बेहोश करता हूँ। वह साबू के सिर पर डंडे से एक जोरदार वार करता है। कड़ाक। तभी साबू उसको पकड़ लेता है। कहो, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? तभी वह व्यक्ति पुलिस को लेकर साथ आ जाता है। बताओ, वारदात कहाँ हुई थी? इंस्पेक्टर साहब, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। यार, आप मुजरिम। देखूं दीनू घर पर है या नहीं। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल होना चाहता है, भौ भौ। मगनू, डर गए? या जोमो हर किसी को डराता है? गनीमत समझो मैंने जोमो को पकड़ा हुआ था, नहीं तो यह तुम्हें खदेड़ता हुआ शहर से बाहर छोड़ कर आता। जब कोई जोमो से डर कर भागता है तो वह दृश्य देखने के लायक होता है। अब देखूं इधर कौन आ रहा है। चाचा चौधरी, जोमो तैयार हो जा, तेरे लिए एक और शिकार। जल्दी से छिप जा, उसके करीब आते ही उस पर टूट पड़ना। वाह, उस दृश्य को देखने में कितना लुत्फ आएगा। जैसे चाचा चौधरी वहाँ से गुजरते हैं, जोमो उस पर भौंकने लगता है। शाबाश जोमो। जोमो जिस तरह भौंकता हुआ बाहर गया था, वापस घर के अंदर दुम दबाकर आता हुआ दिखाई देता है। अरे जोमो, तू दुम दबाकर लौट आया। आओ मेरे साथ, हम दोनों चाचा चौधरी को शहर से बाहर खदेड़ कर आते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, सामने चाचा चौधरी और हाथी को देखकर दंग रह जाता है और उन्हीं कदमों से घर के अंदर वापस भागता है। बाप रे ढपोर, आज तो आइसक्रीम खाने को जी चाह रहा है। धमाके, जेब में पैसा नहीं और सपने देख रहे हो आइसक्रीम के। अरे धमाका कोई चीज़ खरीद कर नहीं खाता। मैं चीज़ें दूसरों से हत्या कर खाता हूँ। देखना, मैं चला आइसक्रीम खाने। थोड़ी दूरी पर। साबू लो, फैक्ट्री से तुम्हारे लिए स्पेशल आइसक्रीम का कप लाया हूँ। वाह, इसमें से सचमुच अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे ही साबू आइसक्रीम खाने शुरू करता है, तभी एक आवाज़ आती है, ठहरो। वह कप मुझे दे दो, मैंने आज खाना नहीं खाया। मेरा पेट भरने के लिए यह काफ़ी है, जल्दी, नहीं तो यह पिस्तौल देखिए। अभी देता हूँ। साबू का एक जोरदार वार। यह लो। आइसक्रीम जम गई है, इसे मैं कपों में भर दूं। तभी खिड़की से धमाका सिंह प्रवेश करता है और आइसक्रीम वाले टब में जा गिरता है। आखिर आइसक्रीम खाने को मिल ही गई। बोखो, चाचा चौधरी को ठिकाने लगाने का प्लान का क्या हुआ है? बॉस, प्लान तैयार है। चौधरी से कहा जाए कि उसे छत पर जाना है। वह इस बिल्डिंग में भाग कर आएगा और ऊपर जाने के लिए उस लिफ्ट चाहिए। जो ही वह लिफ्ट के लिए बटन दबाएगा, वह नीचे गटर में, अभी जो गटर में गया था वह पुतला था। अगर असली चाचा चौधरी बटन दबाएगा तो वह भी चला जाएगा। बोखो, वह बटन जरूर दबाएगा। वह चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चौधरी, शर्त लगाओगे? कैसी शर्त? अगर तुम 2 मिनट में इस बिल्डिंग की छत पर पहुंचकर दिखाओ तो 100 रुपये तुम्हारे। क्या लिफ्ट है? बिल्कुल। तो फिर तुम 100 रुपये गिनो। मैं अभी गया छत पर। लिफ्ट नीचे ही मिल गई। सत्यानाश, यह पक्ष तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं छत पर पहुंच गया। अभी आधा मिनट बाकी है। निकालो 100 रुपये, ऊपर आकर देता हूँ।
मैं ऊपर जाते ही उसे गोलियों से भून दूंगा। जैसे ही वह लिफ्ट का बटन दबाता है और खुद ही उस गटर में जा गिरता है। बचाओ। चाचा जी, आज शाम को टाउन हॉल में दिल्ली की जनता ने आपका अभिनंदन करके 1 लाख की थैली भेंट करने का फैसला किया है। अरे भाई, अभिनंदन तो मिनिस्टरों का होना चाहिए। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ। आपने निस्वार्थ सेवा जो जनता की है वह राजा या मिनिस्टर नहीं कर सकते। अच्छी बात है, मैं शाम को पहुँच जाऊँगा। बट्टू, अगर यह 1 लाख की थैली हमें मिल जाए तो? पर गोटू कैसे? शाम को इससे पहले कि चाचा चौधरी टाउन हॉल पहुंचे, मैं वहां पहुंचकर थैली हत्या का चलता बनूंगा। लेकिन तुम्हारे काले बालों से लोग तुम्हें पहचान ना लेंगे। इन मूछों को मैं सफ़ेद कर लूँगा और चाचा चौधरी जैसे कपड़े पहन लूँगा। लाला जी, काले बालों को सफ़ेद करने का खिजाब देना। जो कंपनी ऐसा खिजाब बनाएगी उसका भट्टा बैठ जाएगा। कैनवस के सफ़ेद जूतों को चमकाने के लिए यह चाक का घोल है। इसे इस्तेमाल करके देखो, चलेगा? आह, यह सफ़ेद घोल तो सचमुच चमत्कार दिखा रहा है। शाम को कहो बट्टू, कोई पहचान पाएगा? घोटू, खुद मेरी आंखें हैरान हैं। देखा, यहाँ हमें इज्जत मिलेगी और पैसा भी। चाचा चौधरी की निरंतर अथक सेवाओं के लिए हम आभारी हैं। तभी चाचा चौधरी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे, एक और चाचा चौधरी आ गया। कोई बेरुपया होगा जो 1 लाख की थैली के लालच में भेष बदल कर आ गया है। दोस्त, जरा बाहर आओ, अभी पता चल जाता कि बेरुपया कौन है। 1 लाख की थैली लेने से पहले बरसात के शीतल जल से नहा लेना चाहिए। बरसात के पानी से घोंटू को बालों का रंग उड़ जाता है और वह पकड़ा जाता है। जनता उसकी इस हालत को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। गेंदा महाराज, चमचो, क्या तुमने अपना अपना काम समझ लिया है? बिल्कुल महाराज। तो फिर जाओ, अपना रोल अदा करो। कीर्ति और पैसा हमारे कदम चूमेगा। जनाब, उधर एक पहुंचे हुए योगी गेंदा महाराज बैठे हैं, जिन पर आकाश से देवता गेंदे के हार डालते हैं। उनसे जो मुराद मांगोगे मिलेगी। अच्छा, चलो देखते हैं। आओ मेरे साथ। समाज का कल्याण करने के लिए उन्होंने धरती पर अवतार लिया है। वह देखो, सीधे सीधे जाकर उनको प्रणाम करो। हरिओम। जैसे ही बाबा हरिओम कहते हैं, बाबा का चेला पहाड़ी से हार उछाल देता है फूलों का, जो महाराज के गले में आ गिरता है। आकाश से हार आया, अद्भुत। महाराज, इस भक्त की तरफ से यह 125 की दक्षिणा कबूल करें और आशीर्वाद दें कि मुकदमों में जीत जाऊं। ऐसा ही होगा। पहाड़ के दूसरी तरफ, चाचा जी, पहाड़ के ऊपर जाकर देखा जाए कि वहाँ कैसा लगता है। चलो साबू, मैं भी पीछे आ रहा हूँ। ऊपर पत्थर बहुत हैं। एक पत्थर फेंको, देखें कितनी दूर तक फेंक सकते हो। गेंदा महाराज की जय हो। आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी है। मुझे भी कुछ चमत्कार दिखाइए। हरिओम। फिर आवाज आई, हार फेंकना चाहिए। उधर साबू चाचा चौधरी के कहने पर एक पत्थर उठाकर ऊपर फेंकता है, जो नीचे बैठे साधु के ऊपर आ गिरता है। इनका नाम तो अंडा महाराज होना चाहिए, क्योंकि इनके सिर पर तो अंडा बन गया है। चाचा जी, शहर में गगनचुंबी इमारतें बनती ही जा रही हैं। हाँ साबू, बढ़ती हुई आबादी के आवास के लिए यह जरूरी हो गया है कि कई मंजिलें इमारतें बनाई जाएं। लेकिन इससे कई समस्या भी खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। पहली समस्या तो वायु प्रदूषण की है।
इतनी ऊंची इमारतें होने से शहरवासियों को वह ताज़ा हवा और रोशनी नहीं मिल पाती जो गांव में मिलती है। और दूसरी, चाचा जी मेरी मदद करो, मुझे उस इमारत की 13वीं मंजिल पर जाना है पर लिफ्ट खराब हो गई है। लो साबू, यह है दूसरी समस्या। अरे गप्पू बाबू, तुम सीढ़ियों से क्यों नहीं चले जाते? 14 मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरा दम निकल जाएगा। अगर साबू मुझे किक मारकर उछाल दे तो मैं अपने आप वहाँ पहुँच जाऊँगा। साबू, उपकार का काम करो, गप्पू बाबू को एक किक जमा दो। साबू गप्पू को एक जोरदार किक जड़ देता है। गप्पू उछलता हुआ ऊपर की ओर जाता है और किसी चीज़ से जाकर टकराकर रुक जाता है। ओह, आखिर में इमारत की छज्जे पर आ गिरा। जब वह छज्जे को गौर से देखता है, नहीं, तुम अंतरिक्ष यान के पंख पर हो। चाचा जी, आज आप और साबू को मेरे घर पर दावत है। सेठ जगनूमल, दावत किस खुशी में? एक बार आपने मेरा घर डाकू धड़ाम सिंह से लुटने से बचाया था, तब मैंने आपको दावत देने का वायदा किया था। क्यों साबू, तेरी क्या मर्जी है? दावत कबूल कर लीजिए, मुझे भूख लगी है। चलो सेठ, पर तुम्हारे घर का दरवाज़ा इतना बड़ा है कि साबू निकल सके। साबू आराम से अंदर जा सकता है। कहो, कैसा लगा खाना? वाह, आनंद आ गया। मटर पनीर के पुलाव का तो जवाब नहीं। डाकू धमाका सिंह, सेठ संगनू का घर उस वक्त लूट ना सके, पर आज मैं इसे जलाकर ढेर कर दूंगा। सरदार, मैंने मकान पर पेट्रोल छिड़क दिया है, अब इसे बस चिंगारी दिखाने की देर है। अंदर साबू, खाना खाने के बाद खाना खा लिया, अब कुल्ला कर लेना चाहिए। कुल्ला खिड़की से बाहर करना। साबू कुल्ला करने के लिए पानी मुंह में भर लेता है और डाकू जैसे ही घर को आग लगाने की सोचता है, अब यह घर लपटों के हवाले होने जा रहा है, तभी साबू खिड़की से कुल्ला कर देता है। साबू के कुल्ला करने से धमाका सिंह और सरदार गोबर सिंह की मसाल बुझ जाती है। आपने एक बार फिर मेरा घर बचा लिया। नए कपड़े पहनकर कहाँ जाने की तैयारी है? बाहर। आज कहीं नहीं जाना, होली है, कपड़े खराब हो जाएंगे। जैसे चाची अंदर पहुँचती हैं, ओह, दूध उबल गया। जब तक वह रसोई में दूध संभालती है, खिसक चलो। धमाका, आज मैंने अपनी बीवी से शर्त लगाई है कि चाचा चौधरी को रंग कर आऊँगा। रघु, लगता है आज तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। अरे, रंग की पिचकारी तो माननी है उस पर, अभी तुम देखना। रघु भी गया काम से। वह पिचकारी लेकर चाचा चौधरी के पीछे पहुंच जाता है। चाचा चौधरी रघु के घर के आगे से जब गुजर रहा होता है तो रघु की बीवी, चाचा चौधरी तो सूखा आ रहा है, क्यों ना मैं इसे रंग दूं। वह रंग से भरी बाल्टी ऊपर से नीचे गिरा देती है। जब वह नीचे देखती है तो, यह तुमने क्या किया? अरे, पलक झपकते चाचा चौधरी कहाँ गायब हो गया। चौधरी, बेशक साबू के कंधे पर चढ़ जाओ, लेकिन बच नहीं सकोगे। मेरी पिचकारी की धार वहाँ तक पहुँच जाएगी। यह लो, बचो। पिचकारी की धार ऊंची तो जाती है पर चाचा चौधरी तक नहीं, वापस उसी के ऊपर आ गिरती है। चाचा चौधरी जब उसका ये हाल देखते हैं तो हंसने लगते हैं। दोस्तों, चाचा चौधरी की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।